नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का होने का कारण क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जाना था। आज हम लोग उसके रीजंस के बारे में जाने कि उसका लॉ ऑफ डिमांड का होने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड से, कि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का कारण क्या होता है। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर काम करता है और वो किस तरीके से प्रोसेस उसका चलता है और वो कैसे किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड बस दो चीज़ों पे असर करता है, इफ़ेक्ट करता है, एक प्राइस पे, एक डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांड पे, जो दोनों इन्वर्स होता है कि या तो कभी डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है एक दूसरे के बीच में। अब बात करेंगे इसका लॉ ऑफ डिमांड होने का कारण क्या है। Let us know, try to understand why does the law of demand operate, that is why does a consumer buy more at lower price than at a higher price। यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कब और क्यों कस्टमर जो है डिमांड ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कि जब प्राइस हाई होता है तो डिमांड कम कैसे होता है, कस्टमर डिमांड कम कैसे कर देता है, और जब प्राइस लो होता है तो डिमांड कैसे बढ़ जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे ये कस्टमर किस तरीके से यूज़ करता है, इसे किस तरीके से समझता है, और हम लोग भी समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड का रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बताए जो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैनेजरियल मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। If the consumer gets more satisfaction, he will pay more. As a result, consumer will not be prepared to pay the same price for additional units of the commodity. The consumer will buy more units of the commodity only when the price falls. Law of diminishing managerial utility is considered एज द बेसिक रीजन्स फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का ऑपरेशन, उसका बेसिक रीज़न क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैनेजरियल यूटिलिटी में क्या बताया जा रहा है, वो ये बताता है कि एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को उसी प्राइस में तब तक खरीदते हो जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता है, और जैसे ही आपको उस प्रोडक्ट का उस प्राइस में सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद कर देते हो। या फिर आपको तब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जब उस प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे आप मान लीजिए कि आप आइसक्रीम खा रहे हो, वो आइसक्रीम 40 रुपए का है, आपने वो आइसक्रीम को 2 बार 4 बार खा लिया और 4 बार खाने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि चलो अब हो गया और खाने का मन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 5वां बार उस आइसक्रीम को खाने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि 40 रुपीज़ मुझे फिर से देना पड़ेगा उसी आइसक्रीम के लिए जो मैंने ऑलरेडी 4 बार खा लिया है, तो फिर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो कमता जा रहा है। और जैसे ही आप उस आइसक्रीम वाले से बोलोगे कि भैया मुझे वो आइसक्रीम फिर से दो, और अगर वो आइसक्रीम का प्राइस कम कर दिया, 30 रुपीज़ कर दिया, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल फिर से अप हो जाएगा कि अच्छा मैंने अभी 40 रुपये में खा लिया 4, अब एक और खा लेता हूँ जो 30 रुपये में है और सेम आइसक्रीम। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैनेजरियल यूटिलिटी काम करता है कि आप जब तक उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता, आप सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करोगे, और जैसे ही आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पहुँच जाता है कि नहीं अब इसके बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक रीज़न भी होता है कि आपका प्राइस आप दे रहे हो, आपका डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी आपका बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, और जैसे ही प्राइस घट रहा है तो आपका डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए कि अगर आपका प्राइस
बढ़ रहा है तो आपका डिमांड घट रहा है, यानी कि सेटिस्फैक्शन घट रहा है। और जहाँ सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है यानी कि डिमांड बढ़ रहा है तो आपका प्राइस मतलब कि घट रहा है। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको एक स्केड्यूल में दिया गया है कि एक यूनिट में हम लोग को टोटल प्राइस 10 यूटिलिटी मिल रहा था और जिसका मैनेजर मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 2 यूनिट्स लिया तो वहाँ पे 18 हो गया टोटल यूटिलिटी, कि हम लोगों ने उसका एज्यूम उनका कंजम्पशन 18 किया है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गया। ठीक उसी तरीके से 3 यूनिट्स पे जब आए तो उसका जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो 24 हो गया और मार्जिनल 6 हो गया। तो ये सारा जो कर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इसी चीज़ में काम कर रहा है, वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैनेजरल यूटिलिटी पे काम कर रहा है कि जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आप तब तक उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, और जैसे ही आपका वो प्रोडक्ट में सेटिस्फैक्शन आपको मिलने लगा और आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे सेम ही प्राइस देना पड़ रहा है और इस प्रोडक्ट का मुझे एक ही चीज़ खाने को मिल रहा है, एक ही सेटिस्फैक्शन है, तो आप उस प्रोडक्ट को लेना बंद कर देते हो। और जब जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दिया तो आपका डिमांड घट गया और प्राइस जो है वो बढ़ गया, एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए आप चाय पीते हो 50 रुपीज़ में और कॉफ़ी बिकता है 50 रुपीज़ में, या फिर आप कॉफ़ी पीते हो 50 रुपीज़ में और चाय भी बिकता है 50 रुपीज़ में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस जो है फिर से 50% बढ़ गया, यानी कि 50 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ 75 रुपीज़ बढ़ गया और चाय का प्राइस जो है वो अभी भी 50 रुपीज़ है। तो आप अब क्या करोगे कि आप चाय यूज़ करना ज़्यादा करोगे, चाय का यूज़ स्टार्ट कर दोगे। तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे 50 रुपीज़ दे के, चाय नहीं पीते थे, तो वो लोग भी चाय पीना स्टार्ट कर देंगे 75 रुपीज़, वो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों देने जाए। तो यहाँ पे होता है वही चीज़ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर किसी सिमिलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए तो लोग उस प्रोडक्ट को छोड़ के उसके दूसरे वाले प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। तो लोग कॉफ़ी छोड़ के चाय पे चले गए, तो जिससे क्या हुआ कि चाय का डिमांड बढ़ गया, कॉफ़ी का डिमांड घट गया। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस जो है वो बढ़ गया था, इसलिए उसका डिमांड घट गया, और चाय का जो प्राइस है सेम है लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया, तो उसका प्राइस हम लोग कह सकते हैं कि चाय का वो कम हो गया था। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन में भी हम लोग यही पढ़ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ other when it becomes relatively cheaper. When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in price of substitute. As a result, demand of the given commodity rises. For example, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने बताया है, if price of given commodity Pepsi falls with no change in price of substitute Coke, then Pepsi will become relatively cheaper and will be substituted for Coke, that is demand for Pepsi will rise. तो जैसे कि मैंने आपको चाय और कॉफ़ी के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में भी मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जिसको आप लोग फ्यूचर में अच्छे से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पढ़कर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये उसका डायग्राम है। ये डायग्राम में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है, कि एक तरफ है पेप्सी का प्राइस, जो हम लोग पेप्सी का यूनिट यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और एक तरफ है कोका कोला का, कि वो उनका यूनिट कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये आपको इस तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनकम इफेक्ट के बारे में, कि इनकम इफेक्ट क्या काम में आता है, ये कैसे लॉ ऑफ डिमांड का रीज़न हो जाता है। तो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द given commodity. When price of the given commodity falls, it increases the purchasing power of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. For example, suppose someone buys 4 chocolate at rupees 10 with her pocket money of rupees 40. If price of chocolate falls to 8 rupees each, then with the same money income, he can buy 5 chocolates due to an increase in her real income. तो जैसे मान लीजिए कि आपका सैलरी 100 रुपये है और आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो 100 रुपये का ही होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका सैलरी 100 रुपये है और आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपका उस प्रोडक्ट का दाम है एक यूनिट का 100 रुपये।
तो आप उसमें उस टाइम पे क्या कर रहे हो कि आप एक ही प्रोडक्ट खरीद पा रहे हो, एक ही 100 रुपये का एक ही यूनिट। लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, 50 हो जाता है, तो आप क्या करते हो कि 100 रुपये में आप 2 प्रोडक्ट खरीद लेते हो। तो यहाँ पे क्या होगी कि आपका जो रियल इनकम है वो बढ़ गया। आप उसी प्रोडक्ट को, अगर आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आपको उस प्रोडक्ट के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं, और 50 रुपये आपका बच रहा है। तो वो जो 50 रुपये है जो बच रहा है, वो 50 रुपये आपका इनकम बताता है कि आपका इनकम इंक्रीज हो गया, आपका वो सेविंग बढ़ गया। तो 50 रुपये आपका एक नया सेविंग हो गया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वो इनकम पे इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस व्हेन डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन द डिमांड डिक्रीजेस द प्राइस विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका रियल मनी का प्राइस जो इनकम है वो बढ़ रहा है, तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। और जैसे ही आपका प्राइस बढ़ रहा है और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपका डिमांड भी घटेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो पैसे नहीं होंगे। तो ये होता है इनकम इफेक्ट, जो आपको एक एग्जांपल में भी दिया गया है। फिर ये आपको डायग्राम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर किसी चॉकलेट का प्राइस इतना था, अब उस चॉकलेट का प्राइस बढ़ गया, तो और आपका इनकम जो है या फिर चॉकलेट का प्राइस घट गया। आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो चॉकलेट का प्राइस था वो 10 रुपये था, अब वो 8 रुपये हो गया। तो आपका जो बाइंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्राइस चॉकलेट का घट गया है और आप उससे एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में यही चीज़ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल कस्टमर के बारे में कि एडिशनल कस्टमर्स कौन होते हैं। तो आप लोगों ने एप्पल का नाम तो सुना ही होगा, एप्पल मोबाइल फ़ोन जो होता है, स्मार्टफोन। तो जब एप्पल अपना प्राइस घटाता है, तो वहाँ पे जो कस्टमर दूसरे फ़ोन लेते थे, जैसे उन्हें पता चलता है कि एप्पल का प्राइस यहाँ पे घटा है, तो वो दूसरे कंपनी को छोड़ के एप्पल की तरफ स्विच करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल कस्टमर्स आ जाते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होते कि वो कस्टमर आएंगे, क्योंकि उनका एक लॉयल्टी दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ रहता है। जैसे ही एप्पल अपना प्राइस कम करता है, तो वहाँ पे लोग उनके पास आ जाते हैं, वहाँ से स्विच होके एप्पल के पास जाते हैं। और जैसे ही एप्पल अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है, वैसे जो उसके कस्टमर्स थे वो उसे छोड़कर किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के पास स्विच हो जाते हैं। तो ये भी एडिशनल कंज्यूमर में भी यही चीज़ बताया कि जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो आपका डिमांड घटता है, और जब आपका डिमांड बढ़ता है तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस घटता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल कस्टमर में भी यही बताया गया कि व्हेन price of a commodity falls, many new consumers who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it. In addition to new customers, old consumers of the commodity start demanding more due to its reduced price. For example, if price of ice cream family pack falls from rupees 100 to 50 per pack, then many consumers who were not in a position to afford the ice cream earlier can now buy it with decrease in its price. Moreover, the old customers of ice cream can now consume more. As a result, its total demand increases. तो यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने ये आपको बताना चाहा कि एक फैमिली था, जो फैमिली 100 से 50 रुपये पर पैक आइसक्रीम को ख़रीदता था, कंज्यूम करता था। लेकिन उसमें से एक और फैमिली था जो उस पैक को भी ख़रीदने में असमर्थ था। लेकिन जैसे ही 100 रुपये से वो आइसक्रीम का पैकेट जो है 50 रुपये में हुआ, तो जो खरीद नहीं सकता था वो उसके पास पैसे आ गए, एफोर्डेबल प्राइस आ गया, तो वो वहाँ से उस आइसक्रीम को भी खरीद सकता था और वो भी उस आइसक्रीम का कंजम्पशन कर सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है कि जब आपका प्राइस घटता है तो एडिशनल कस्टमर्स भी आपके सामने आते हैं प्रोडक्ट के सामने और उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये एडिशनल कस्टमर समझ में आया। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक मैग्नेट है, मान लीजिए मैग्नेट जो है वो प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के प्राइस के वजह से लोग खींचे चले आ रहे उस प्रोडक्ट के तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट यूजेस। इसके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं जो प्राइस ऑफ और कमोडिटी के बारे में बताता है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप करता है कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है और उसका कारण क्या है। तो डिफरेंट यूजेस, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क, दूध जो होता है वो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स में भी आ जाते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ में भी आ जाते हैं। पनीर देख सकते हो, चीज़ देख सकते हो, बटर देख सकते हो, आइसक्रीम देख सकते हो। तो अब जब और दूध पीने के भी काम में आता है,
तो जो एक प्रोडक्ट का यूजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होने लगता है जब, तो लोग वहाँ पे डिमांड जो है इक्वल कर देते हैं कि मुझे दूध पीना तो मैं बस दूध ही ले लूँगा, आइसक्रीम क्यों लेने जाऊँ या फिर बटर क्यों लेने जाऊँ, ऐसा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जहाँ पे डिमांड सेम होता है ना, वहाँ पे उन सभी का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसी सेम कमोडिटी का, तो उनका भी डिमांड सेम जैसा होता है। Some commodities like milk, electricity have several uses, some of which are more important than others. When price of such a good like milk increases, its uses get restricted to the most important purpose like drinking, and demand for less important uses like cheese, butter or etc. gets reduced. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूध पीने के भी काम में आता है, दूध चीज़ बनाने के काम में आता है, बटर बनाने के, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के काम में आता है। लेकिन अब कोई आदमी सोचता है कि नहीं, मैं तो दूध पी ले रहा हूँ तो फिर मुझे आइसक्रीम, मुझे बटर और चीज़ की मुझे क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो उन सभी चीज़ों को खरीदना बंद कर देता है, उन सब चीज़ों को वो नहीं खरीदता, वो दूध पी लेता है। तो यहाँ पे यही सारा काम होता है कि जब दूध का डिमांड बढ़ता है तो बाकी जो उसके दूसरे कमोडिटीज़ होते हैं उनका डिमांड घट जाता है, और दूध का डिमांड इसलिए बढ़ता है क्योंकि दूध का प्राइस घटता है और दूसरे कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंट यूजेस भी होते हैं जिनके कारण भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।